आप सबका स्वागत है बंगाल का गवर्नर जनरल वाले सीरीज में। इससे पहले मैंने बंगाल का जितने भी गवर्नर थे मैंने उन सब का जिक्र मैंने पहला वाला वीडियो में मैं कर चुका हूं। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप करें, वहां से बिल्कुल आपको एक इंफॉर्मेटिव और सटीक जानकारी आपको मिलेगी। इसमें सवाल ये है कि आखिर जो लेक्चर को जो मैंने डिजाइन किया है यह बिल्कुल जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जहां पे मॉडर्न हिस्ट्री से सवाल पूछता है तो और जो ये वाला सेक्शन रहता है बंगाल का गवर्नर जनरल, इंडिया का गवर्नर जनरल, फिर वायसराय से रिलेटेड, वो कहीं ना कहीं आपको प्रश्न आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा ही, खास करके आधुनिक भारत के इतिहास के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखा जाए तो उसी का सीरीज में यह अगला वीडियो है। अब हम लोग समझते हैं कि बंगाल का गवर्नर जनरल में सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है वॉरेन हेस्टिंग्स का। वॉरेन हेस्टिंग ही बंगाल का आखिरी गवर्नर रहता है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल का गवर्नर का पोस्ट हटा करके बंगाल का गवर्नर जनरल का पोस्ट लाया जाता है। वह रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत होता है। सबसे पहले बंगाल का गवर्नर जनरल वही रहता है जो बंगाल का आखिरी गवर्नर रहते हैं, जिसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। यह 1774 से 1775 के बीच 85 के बीच में रहते हैं और इन्हीं 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बनता है। अब इससे संबंधित अगर सबसे पहला प्रश्न ये है कि 1772 में जब जो रिवेन्यू बोर्ड का जो गठन किया गया था और कोष का मतलब ट्रेजर का जो ऑफिस था वो मुर्शिदाबाद से कलकत्ता शिफ्ट किया गया था 1772 में ही, जब ये बंगाल का गवर्नर हुआ करते थे तब की बात है। उसी के कॉन्टेक्स्ट में इसको समझते हैं। अब इसी के अगला अगर हम लोग देखें तो इसमें यह है 1773 जो मैंने बात करी इससे पहले कि रेगुलेटिंग एक्ट लाया और इन्हीं के ही तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के ही तहत जो है बंगाल में जो कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। और इसके अगर प्रमुख न्यायाधीश की अगर मैं बात करूं उसमें से इम्फे जो रहता है इन सारे जजों का हेड रहता है। इनके अलावा 3 और जज थे, जैसा एक चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट, यह तीनों ऐसे जज रहते हैं इम्फे के अलावा। इम्फे जो रहता है इन सारे जजों का हेड रहता है। आगे मैं बताऊंगा कि इसी इम्फे के द्वारा ही भारत में सबसे पहली जो जुडिशियल रूप से जिसको फांसी दी जाती है, आगे समझेंगे। आगे समझने के क्रम में देखिए कि जिस वक्त की मैं बात कर रहा हूं ये वाला जो हिस्सा है यह बिल्कुल वो वाला हिस्सा है जो कि ब्रिटिश के अधीन लगभग आना शुरू हो गया है। थोड़ा बहुत ये वाला हिस्सा है, थोड़ा ये वाला, लगभग तो बंगाल तो पूरा ही रहता है। यह जो मैं दर्शाने की मैंने कोशिश किया है वो यहाँ पर दिया गया कि किस किस हिसाब से 1805, 1838, 1857, उससे पहले 1776, 1785, 1795, वो जो जब ब्रिटिश ने इंडिया में जो है वो जगह को एक्वायर किया उसी के हिसाब से ये जो मैप है। अब अगला समझते हैं। अगला की अगर मैं बात करूं तो इससे संबंधित पहला उस प्रश्न रहेगा वो रहेगा 1781 में ही हेस्टिंग्स ने आलिया मदरसा की स्थापना की थी। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि आलिया मदरसा का स्थापना किसने किया था। यह किया था वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा ही। कलकत्ता में फिलहाल ये जो है आलिया यूनिवर्सिटी या फिर आलिया कॉलेज के नाम से प्रसिद्ध है। कलकत्ता में जहां पर हज भवन है कलकत्ता में ही, उसी से ही बिल्कुल एकदम सटी हुई दीवार ही आलिया मदरसा है, आलिया कॉलेज है। मैं यहां पर जा चुका हूं। उसके बाद देखें तो 1784 में विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था इन्हीं के ही समय में। अगला प्रश्न बिल्कुल साफ साफ बन जाता है कि विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जब स्थापना किया था तो बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वो था वॉरेन हेस्टिंग।
अगला देखिए तो भारत का एकमात्र गवर्नर जनरल था जिस पर 1788 से लेकर के 1795 तक महाभियोग चलाया गया था, एक मुकदमा चलाया गया था ब्रिटेन के संसद में, और इन्हें फिर बाद में जो है इसे मुक्त कर दिया गया था। इसे फिर कोई भी क्राइम से इसे जोड़ा नहीं गया, फिर बाद में इसको सारे क्राइम से फ्री कर दिया गया था। ये एकमात्र ही गवर्नर जनरल था। अब अगला समझते इससे संबंधित वो है महत्वपूर्ण घटना, इंपॉर्टेंट इवेंट जो इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था, जिससे कि प्रश्न बिल्कुल पूछा जाता है। इसमें से एक सवाल ये बनता है कि बनारस की संधि 1774 में अवध के नवाब शुजाउद्दौला से 1774 में बनारस की संधि किया गया था। और अगला देखें तो फैजाबाद की संधि भी इन्हीं के ही कार्यकाल में हुआ था, वो हुआ था 1775 में। इन्हीं के ही तहत अवध की जो बेगम थी, उन्हीं की जो जितने भी बेगम थी अवध की, उनकी जो प्रॉपर्टी थी, उनकी संपत्ति का जो है सुरक्षा दिया गया था इसी संधि के तहत। और इसी के तहत ही बनारस पर अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली गई। कहीं न कहीं इनडायरेक्टली यहाँ की जो बेगम थी, ये सारे के सारे जो है, या फिर यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन थे, यहाँ के जो नवाब थे, इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के अधीन आ गए थे। इसीलिए जो अंग्रेज जो थे यहाँ की बेगमों की जो है संपत्ति की सुरक्षा प्रदान की थी। अब यहाँ पे देखे थे ये देखिए द्वैत आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर के 1784 इन्हीं के ही कार्यकाल में हुआ था। मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। हालांकि इसी के बीच में ही जो हैदर अली थे, टीपू सुल्तान के पिताजी, वह 1782 में ही उसके कुदरती रूप से डेथ कर गया था। फिर भी यह जो जंग जारी हुआ था, टीपू सुल्तान की यहीं पर ही एंट्री होती है द्वैत आंग्ल मैसूर युद्ध में। 1882 में ही टीपू सुल्तान जो है हैदर अली के मृत्यु के बाद वह कमांड संभालते हैं। और आंग्लो मैसूर युद्ध जितना भी होता है अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच में होता है। फाइनली 1799 में जो चौथा आंग्लो मैसूर युद्ध होता है उसमें टीपू सुल्तान की शहादत हो जाती है। आप समझते हैं इसी के क्रम में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध भी इन्हीं के ही टाइम पे हुआ था, वॉरेन हेस्टिंग के टाइम में 17 मई 1782 में। 1782 मोर इम्पोर्टेंट है, 1782 इसको पहला युद्ध खत्म होता है कई सारे संधि के तहत ही। एक संधि होता है 1775 में सूरत की संधि भी हुई थी, सूरत की संधि भी हुई थी। या उसके बाद 3-4 और संधि हुए थे, लेकिन सारे के सारे संधि जो था ट्रीटी फेल हो जा रहा था। फाइनली 1782 में सालबाई की संधि के तहत पहला जो अंग्रेज और मराठा के बीच में जो युद्ध शुरू हुआ था तभी खत्म हुआ था सालबाई के संधि के तहत। अगर आप देखें तो अगला इसमें कि एक नंद कुमार पर अभियोग चलाया गया था, इंडिक्टमेंट चलाया गया था नंद कुमार पर। नंद कुमार कौन था जरा इसको समझते हैं। बात यूं हुआ था कि नंद कुमार जो कि मुर्शिदाबाद का भूतपूर्व, पहले का कौन थे, दीवान थे, वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे बंगाल के नवाबों का। और फिर बाद में क्या हो गया कि इसने ही नंद कुमार ने क्या किया कि वॉरेन हेस्टिंग पर आरोप लगाया था कि उसने मीर जाफर की जो विधवा बीवी थी मुन्नी बेगम से 3.5 लाख रुपए जो है मुबारक दौला था मुन्नी बाई की बेटा का संरक्षण के लिए उसे एज अ ब्राइब दिया गया था। किसको? वॉरेन हेस्टिंग को दिया गया था मुन्नी बेगम के द्वारा। यह बात कही गई थी और इसी के तहत यह घूस लेने की जो आरोप जो लगाया था नंद कुमार वॉरेन हेस्टिंग पर, वॉरेन हेस्टिंग ने जो इसे इम्पे जो कि सुप्रीम कोर्ट का मेन जज था, उनकी मदद से इनको जालसाजी के मुकदमे में नंद कुमार को फांसी पर लटका दिया गया था। और इसी फांसी को भारत में सबसे पहले जो जुडिशियल रूप से अगर किसी को फांसी दी गई थी वो नंद कुमार को ही दिया गया था, एक कोर्ट के द्वारा जो कि 1774 में सुप्रीम कोर्ट बना था। इसीलिए क्योंकि यह गैर कानूनी गलत तरीके से इनको फांसी दिया गया था, इसीलिए
भारत का सबसे पहला न्यायिक हत्या भी कहा जाता है, इंडिया का पहला जुडिशियल मर्डर भी कहा जाता है। नंद कुमार को जो फांसी दिया गया था इम्पे के मदद के द्वारा। इम्पे जो है सुप्रीम कोर्ट का मेन जज हुआ करता था। अब आगे समझते हैं। 1774 में पीट्स इंडिया एक्ट जो है वो लागू किया गया था। इन्हीं के समय में ही पीट्स इंडिया एक्ट क्या था, जैसे कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, जो कि बंगाल का जितने भी रेगुलेटिंग एक्ट पहले नहीं था, कोई रूल रेगुलेशन नहीं था, कंपनी के अपनी मर्जी से ही जो भी गवर्नर था वो रूल बनाया करता था। तो ब्रिटेन ने 1773 में पहला कानून लाया, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गैर तरीका से जो रिवेन्यू कलेक्ट किया जाता था, अलग अलग तरीका से कानून लाकर के जो भारतीयों को परेशान किया जाता था, उसको नकेल कसने के लिए ही 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ जो कमियां रह गई थी, उसी कमी को दूर करने के लिए 1774 में पीट्स इंडिया एक्ट लाया गया था। लेकिन वारेन हेस्टिंग्स जो थे, गैर कानूनी तरीका से बहुत धन कमाया था। यह जो एक्ट था, इसके तहत जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसकी शक्तियां कम कर दी गई और प्राइवेट ट्रेड में जो निजी व्यापार पे बहुत ही ज्यादा जो है इसमें नकेल कस दिया गया। और कोई भी जो पर्सनली कोई भी ट्रेड नहीं कर सकता, इलीगल तरीके से पैसे नहीं कमा सकता। ऐसे में जो शक्तियां जो कम हो गई वारेन हेस्टिंग को, तो वारेन हेस्टिंग ने क्या किया कि पीट्स इंडिया एक्ट के विरोध में इस्तीफा दे करके वो कहां चले गए, इंग्लैंड वापस चले गए 1775 में, क्योंकि 1775 का ही इसका आखिरी टाइम रहता है एज अ बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में। जब वो इंग्लैंड पहुंचा तो वहां बर्क द्वारा उस पर महाभियोग चलाया गया था। याद रखना है आपको कि किसके द्वारा, बर्क ने इसके ऊपर में महाभियोग चलाया था। हालांकि बाद में इन्हें फ्री कर दिया जाता है। महाभियोग जो चलाया गया था एकमात्र वारेन हेस्टिंग पर ही चलाया गया था मुकदमा। अब अगला बात समझते हैं इसमें कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1788 से लेकर के 1795, जब मैंने बोला था कि 7 सालों तक इस पे जो केस चलाया गया था और इस केस से इसे मुक्ति कर दिया गया था। अब इसके तहत में अगर हम लोग अगला जो बंगाल का गवर्नर जनरल के रूप में अगर देखें, वो थे सर जॉन मैकफर्सन। ये 1785 से 1786 तक ही रहे। ये मात्र कुछ महीनों के लिए ही रहे थे, लेकिन इन्हीं को ही सर जॉन मैकफर्सन ने जो भारत में अस्थायी नियुक्ति पर एकमात्र 1 वर्ष के लिए ये रूल किया था। इसीलिए इसे टेम्पररी जो है बंगाल का गवर्नर जनरल के रूप में देखा जाता है, सर जॉन मैकफर्सन को। इससे कोई सवाल ज्यादा पूछा नहीं जाता है। अब इसी के क्रम में अगर देखें तो सबसे जो इंपॉर्टेंट में रहता वो रहता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये 3 नंबर का बंगाल का गवर्नर जनरल रहते हैं। इसका समय काल को देखें 1786 से लेकर के 1793 जो 93 इसका समय रहता है। इसमें अगर देखें तो इसे भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता भी कहा जाता है, क्योंकि सिविल सर्विसेज का जो एक अच्छा सा प्रारूप अगर ये किसी ने पेश किया था वो इन्हीं के ही द्वारा किया गया था। प्रारंभ परीक्षा की जो अधिकतम आयु वो 23 साल की थी, लेकिन जब वायसराय बनते हैं वो इस जो सिविल सेवा को उम्र 23 से घटा करके 19 साल कर देता है। लिटन के द्वारा ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। अब अगला देखते हैं यहाँ पर कि भारत में पुलिस सेवा का भी जन्मदाता इन्हीं को ही कहा जाता है, क्योंकि पुलिस को और थाना बनाने के जितने भी प्रक्रिया, जितने आज हम पुलिस स्टेशन देखते हैं, इनका जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस ही थे। उससे पहले जितने भी पुलिस हुआ करते थे, इनसे पहले वो जमींदारों के अधीन या फिर जमींदार जैसे जो गाँव के या फिर किसी भी कस्बे का जो वहां के बड़े लोग होते थे उसके अधीन लगभग ये चीजें काम करती थी। उसका एज आर्मी के तौर पर कोई पुलिस का अच्छा सा कॉन्सेप्ट नहीं था। जब यह कॉर्नवालिस जो है बंगाल का गवर्नर जनरल बनते हैं तभी यह पुलिस का अच्छा डेफिनेशन देते हैं। और साथ में थाना सबसे पहले इसी के ही टाइम पे बनता है। दरोगा का पोस्ट भी इन्हीं के ही समय में बनता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। इससे जो है दासों के व्यापार जो है, इसमें स्लेव्स जो नौकर हुआ करते तो जो खरीद बिक्री, उन पर इन्होंने 1789 में बैन कर दिया। इन्होंने बंगाल में जो अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू कर दी। हालांकि इसके द्वारा यह व्यवस्था
कहीं न कहीं जो किसान थे उनके लिए बहुत शोषण का कारण बन गया था। वह था अस्थाई बंदोबस्त, जिसने परमानेंट सेटलमेंट कहा जाता है। इसमें हुआ क्या, इसके बारे में और भी मैं आगे में डिस्कस करूंगा। जो अस्थाई बंदोबस्त में ऐसा था कि जो जमीन थी, जमीन का मालिक अब कोई किसान नहीं रहेगा, उसका मालिक बना दिया गया गांव के जमींदारों को। नाम से भी पता चलता है कि अस्थाई बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, और जो गांव के जो जमींदार थे उनको मालिक बना दिया गया। और अंग्रेज जो है इन्हीं मालिकों से ही रेवेन्यू, या फिर जो रेवेन्यू था, जो राजस्व, इन्हीं से इकट्ठा करेगा। और ये जमींदार क्या करते हैं, जो किसान लोग होते थे, जितना अंग्रेज टैक्स लगाता था उससे ज्यादा टैक्स जो है ये जमींदार जो किसानों पर लगा देते थे, जो कि किसानों को बहुत ज्यादा शोषण होता था। तो बहरहाल यहाँ पर यह है कि अस्थाई बंदोबस्त जो है 1773 में कॉर्नवालिस के ही समय में लगा था। कॉर्नवालिस संहिता द्वारा इन्होंने कर तथा न्यायिक जो प्रशासन को अलग कर दिया था। एक कोड था जिसको कॉर्नवालिस कोड कहा जाता है। कॉर्नवालिस कोड के तहत ही पहली बार न्याय और टैक्स को दोनों को अलग अलग कर दिया। टैक्सेशन और साथ में जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल अलग किया था इन्हीं के समय में। कॉर्नवालिस एकमात्र ब्रिटिश गवर्नर जनरल है जिसकी समाधि कहां पर भारत में है, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है। इसके बाद जितने भी आप गवर्नर जनरल देखे, कईयों की मौत तो इंडिया में हुई। वायसराय के एक वायसराय थे लॉर्ड मेयो, उनकी जो मौत जो थी वो इंडिया में हुई थी। शेर अली द्वारा उसे मारा गया था अंडमान निकोबार में, लेकिन उसकी जो समाधि है, कब्र है, फिर भी उसे विदेश लेकर के चला गया था। तो एकमात्र गवर्नर जनरल थे जिसकी की कब्र जो है इंडिया में था। ये देखिए इन्हीं का समय का, ये भारत का थोड़ा सा इस हिसाब से जो कंप्लीटली इन्हीं के अंदर में हुआ करता था। सॉरी, ये मैप है, आप समझते। अगला इसमें समझते कि इसके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण सुधार को समझेंगे, रिफॉर्म्स को समझते हैं जो कि इसने भारत के जो संक्षिप्त में किया था। सबसे पहले अगर सुधार की अगर मैं बात करूं वो है न्यायिक सुधार, जिसे जुडिशियल रिफॉर्म कहा जाता है। कॉर्नवालिस कोड के शक्ति जो उसने बनाया था, उसने क्या किया कि सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का पृथक्करण कर दिया। इस सिद्धांत के आधार में यह कहा गया था, जैसे मैंने बोल दिया था कि न्याय प्रशासन और कर, न्याय प्रशासन, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन और टैक्सेशन को बिल्कुल अलग कर दिया गया और कहा कि नहीं, दोनों का जो ऑफिसेस अलग अलग होंगे, अधिकारी अलग अलग होंगे, ताकि कि सुव्यवस्था ढंग से काम हो सके। जो कलेक्टर था, कलेक्टर को न्यायिक और फौजदारी शक्तियों से अलग कर दिया गया। इन्हीं कलेक्टर को सिर्फ इसके पास जो शक्ति रह गई वो सिर्फ रह गई थी कर संबंधित टैक्स सिस्टम जो था वो सिर्फ कलेक्टर के पास रहा। और जो जितने भी जो न्यायिक वाला सिस्टम था, जुडिशियल सिस्टम, किसी और को दे दिया गया। उसने कलकत्ता में जो वकालत के पेशे को कैसे नियमित किया, इसने लीगल प्रोफेशन को रेगुलेट कर दिया कि वकील, जिसे आज हम बोलते हैं, वकील का पेशे को अगर किसी ने एक प्रॉपर ढंग से अगर लागू किया, वो कॉर्नवालिस के द्वारा ही किया गया था। अगला अगर मैं सुधार की बात करूं वो रहेगा सिविल सेवा का सुधार। जैसे मैंने पहले ही बता दिया था कि कॉर्नवालिस को भारत में जो नागरिक सेवा, जिसे हम आज IAS कहते हैं, IPS कहते हैं, उन्हीं का जन्मदाता सिविल सर्विस का इन्हीं को ही कहा जाता है, याद रखना है। देखिए भारत का सबसे पहले ICS या फिर IS आज के समय हम बोल दें तो वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो कि 1773 में यह बने थे। यह रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। प्रारंभ में इस परीक्षा की जो अधिकतम आयु जो थी वो 23 साल थी। बाद लीटन में, जैसे मैंने बताया था कि लीटन ने इसे घटा करके 19 साल कर दिया गया था। अगला हम लोग अगर मैं बात करूं सुधार की, वो रहेगा पुलिस सुधार में। पुलिस में कॉर्नवालिस ने ग्रामीण क्षेत्रों में जमींदारों के पुलिस अधिकारों का समाप्त कर दिया। तो पहले ही बोला था कि जमींदारों को ही पुलिस की जिम्मेदारी दी गई थी। पुलिस का जमींदारों के पास ही कुछ ऐसे लोग रहते थे जो एज अ पुलिस के तौर पे काम करते थे। कॉर्नवालिस ने कहा कि नहीं, जो जमींदारों के पास जो लोग जो पुलिस अपने आप को कहते थे, जो पुलिस के तरह जो कानून व्यवस्था को संभालते थे, उन्हें खत्म कर दिया गया। उसने कहा कि नहीं भाई, हम अब से एक थाना बनाएंगे, उस थाना में अलग अलग प्रभारी होंगे, अलग अलग तरह के अधिकारी होंगे। तो उसने क्या किया कि एक दरोगा और कुछ
पुलिस कर्मियों को नियुक्ति करना शुरू कर दिया गया। तो पूरे भारत में एक थाना का कॉन्सेप्ट, दरोगा का कॉन्सेप्ट अगर सबसे पहले अगर किसी ने दिया वो दिया कॉर्नवालिस ही, जो आज तक यह सिलसिला चलता हुआ आ रहा है। अंग्रेजी दंड नायकों, जिसे हम कहते हैं मजिस्ट्रेट कहा जाता है, मजिस्ट्रेट को क्या करते हैं, जिले के जितने भी पुलिस रहेंगे इन्हीं मजिस्ट्रेट को इनकी अब जो जिम्मेदारी दे दी गई कि जितने भी एक जिला में जितने भी पुलिस वाले होंगे वो किसके, एक मजिस्ट्रेट के अंदर में रहेंगे। कॉर्नवालिस ने पुलिस तथा न्यायिक प्रशासन को सीधे अपने अधीन ले लिया गया। उसने कहा कि भले ही जुडिशियल सिस्टम हो या फिर जो भी जितने पुलिस वाले सिस्टम, पुलिस वाले और जुडिशियल सिस्टम जितने भी रहेंगे उसके लिए भले ही अधिकारी अलग अलग रहेंगे, लेकिन यह कॉर्नवालिस के ही अंडर में था। अगले सुधार की अगर मैं बात करूं वो है कि राजस्व सुधार, रेवेन्यू रिफॉर्म। इनके तहत कॉर्नवालिस ने 1787 में प्रांत को राजस्व क्षेत्र थे जिससे रेवेन्यू टैक्स को कलेक्ट करते थे वो 36 से घटा करके 23 ही कर दिया। अब यहां पर लोग ज्यादा होंगे लेकिन इसके साथ में अधिकारी भी इसने ज्यादा कर दिया। भले ही क्षेत्रों को घटा दिया लेकिन ये अलग अलग तरह के जितने भी ये जो अधिकारी बनाए थे ना, इनडायरेक्टली सबका काम ये ही था कि रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा स्मूथली कैसे कलेक्ट किया जाए। इसीलिए 36 से घटा करके 23 इसने क्षेत्र कर दिए जहां से कि यह टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। 1790 में जमींदारों को भूमि का जो है मतलब जमीन का मालिक मान लिया गया, बट शर्त यह थी कि कंपनी को वार्षिक कर देते रहें। उसने रेवेन्यू बोर्ड की भी स्थापना की थी 1790 में ही एक अच्छे तरीके से, और उसका यही था कि जितने भी जो जमीन के मालिक जमींदार था कि हमें सालाना पैसा देना है। लेकिन यह भी जो था अस्थाई बंदोबस्त एक शोषण का बहुत बड़ा कारण बना था। जैसे मैंने कहा था कि अंग्रेजों ने कम टैक्स लगाए लेकिन जमींदारों ने उससे ज्यादा टैक्स जो है वो किस पे, किसानों पे लगा करके उसे कर वसूली करते थे। अब यहां देखा जाए तो कॉर्नवालिस ने व्यापारिक सुधारों के तहत भी अच्छा काम किया। जो ठेकेदार थे, जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, उनको यहाँ पे खत्म कर दिया गया। गुमाश्ता मतलब कि यहाँ पे एजेंट और व्यापारिक जो बिजनेसमैन थे उनके द्वारा ही चीजों को लेना देना किया जा सके, और यहाँ पे जो ठेकेदार थे वो प्राइवेट हुआ करता था। जो निजी व्यापार को खत्म कर दिया गया। अब जितने भी व्यापार होगा कंपनी के ही अंडर करेंगे, कंपनी के अधिकारी ही करेंगे। एजेंट और बिजनेसमैन को बीच में लाया, जो बीच में जो कॉन्ट्रैक्टर थे, ठेकेदार थे, उसे खत्म कर दिया गया इसी के तहत, ताकि कि कंपनी को ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू आए। व्यापार अच्छा होगा, स्मूथली होगा तो रेवेन्यू भी सरकार के पास ज्यादा आए। इसी के लिए ही इसने ठेकेदारों को बीच से हटा करके एजेंट और बिजनेसमैन को बीच में ये लाए। कंपनी के कार्यकर्ताओं को वेतन बढ़ा करके बेईमानी व धूर्तबाजी को खत्म करने का प्रयास किया। कहा कि अगर कोई भी जो अधिकारी होंगे कंपनी के, इसके जो वेतन को बढ़ा दिया जाए। जिसका वेतन बढ़ाएगा तो वो भी कोई भी अपना जो निजी व्यापार नहीं करेगा, बेईमानी नहीं करेगा। अगर उसकी सैलरी बढ़ा दी जाए तो वो ईमानदारी में रहेंगे, बेईमानी का काम नहीं करेंगे। कहीं न कहीं इनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था कि लोगों की सरकारी जो कर्मचारी थे उसकी सैलरी बढ़ा दी गई, उससे जो बेईमानी में बहुत ज्यादा कमी सच में आई भी थी। साथ ही उसने प्रत्येक पदाधिकारी को, जितने भी ऑफिसर्स भारत आएंगे बाहर से, उनकी जो संपत्ति का भी ब्यौरा देने को बाध्य किया गया था, मजबूर किया गया था कि कोई भी अधिकारी अगर बाहर से आएंगे तो उन्हें अपनी प्रॉपर्टी का जो एविडेंस है या फिर उसको अपना एक ब्यौरा संपत्ति का देना जरूरी है कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है। अगला देखा जाए, पहला गवर्नर जनरल था, जैसे मैंने कहा था, जिसकी जो मृत्यु हिंदुस्तान में हुई थी। हालांकि मृत्यु तो कईयों की हुई थी, लॉर्ड मायो की भी हुई थी, लेकिन कब्र जो की बात करूं, ग्रेव की मैं बात करूं जिसकी भारत में है, वो सिर्फ इन्हीं की है, कॉर्नवालिस की ही है, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। अब देखिए अस्थाई बंदोबस्त, जैसे मैंने थोड़ा बहुत मैंने बता ही दिया कि अस्थाई बंदोबस्त में क्या किया गया था कि जो जमीन का जो मालिक था, एक ऐसा कानून लाया गया। उस कानून के तहत कह दिया गया कि अब जमीन का मालिक कोई किसान नहीं होगा, एक जमींदार होगा,
और अंग्रेज जो है टैक्स किसान से नहीं लेंगे, इन्हीं जमींदारों से लेंगे। टैक्स लेने की जिम्मेदारी किसको दी दी गई? इन्हीं जमींदारों को ले दी गई। जमींदार क्या करेगा? अब किससे लेगा? किसानों से लेगा। हालांकि उसने कहा, एग्जाम्पल के तौर पे मैं मान लेता हूं कि 25% अगर टैक्स लेगा हर साल एक खेती के उत्पादन में, ये क्या करते थे? 25 की जगह 30, 40, 50% टैक्स लगा देते थे। तो इससे अंग्रेज जो किसान थे उसका बहुत ज्यादा शोषण होने का बहुत बड़ा जो है ये जरिया बन गया था अस्थाई बंदोबस्त। हालांकि आगे देखते हैं कि इसने क्या किया था कि जो सर जॉन शोर के मदद से ही जो अस्थाई बंदोबस्त के जो कानून है वो लाया था। 1790 में बंगाल के जमींदारों से 10 वर्षीय व्यवस्था जो की गई थी कि मतलब ये जो परमानेंट सेटलमेंट रहेगा वो 10 सालों तक के लिए रहेगा, जिसे 1793 में अस्थाई करार कर दिया गया था कि हाँ भाई अब ये हमेशा के लिए ही ये सिस्टम रहेगा। अब इसमें देखते थे कि यह जमींदार जो है वो टैक्स कैसे लेते थे किसानों से अंग्रेजों को देने के लिए। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों को अब भू राजस्व का 10/11 भाग कंपनी को तथा 1/11 भाग अपनी सेवा के लिए अपने पास रखता था। ऐसे मान लीजिए कि जो किसान के पास जितनी प्रोडक्शन होता था उस प्रोडक्शन का जितने भी प्रोडक्शन उत्पादन होता था उसके बाद जो अंग्रेजों का जो टैक्स बचता था, मैं मान लेता हूं कि 11 रुपए टैक्स के रूप में आया। उस 11 रुपए में से 10 रुपए कौन लेता था? अंग्रेज। इस 10 में से जो 1 रुपए जो बचा वह जमींदार अपने सेवा के तौर पर रखता था। लेकिन यहां पर क्या होता था कि ये 11 रुपए नहीं, 11 रुपए से 12, 13, 14, 15 रुपए, मतलब 15 इतना प्रतिशत जो है प्रोडक्शन का ले लेता था। कौन? ये जमींदार। इसीलिए जो किसानों का शोषण होता था। लेकिन यहाँ पर जो लिखा हुआ यही है कि 11 भाग में से 10 भाग कौन लेते थे? 10वां भाग अंग्रेज लेते थे। 1 भाग जो जमींदार होते थे वो अपनी सेवा के तौर पर रख लेते थे। कंपनी ने यद्यपि इसे अपने पूरी तरीका से कहा कि नहीं भाई ये जो कानून है वो हमारे हक में है, अंग्रेजों ने कहा, लेकिन शीघ्र ही यह व्यवस्था उत्पीड़न तथा शोषण का साधन बन गई थी। मैंने बोला नहीं, बहुत बड़ा शोषण का कारण बन गया था कि ऑपरेशन बहुत किया जाता। ऑपरेशंस का मतलब होता है जो लोग इसके इसके जो है शिकार बनते थे, वह इनका जो है बहुत बड़ा शोषण का कारण बन गया था इन किसानों के लिए यह जो है अस्थाई बंदोबस्त। अब समझते हैं कि इसमें जो तीसरी जो आंग्लो मैसूर युद्ध, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जो है वो इन्हीं के समय में हुआ था। श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत ये खत्म हुआ था। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुआ था। इस संधि के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस थे और मैसूर के जो शासक थे टीपू सुल्तान थे। और यह जो संधि किया गया था बहुत बड़ा अपमानजनक था, क्योंकि इस संधि के तहत लगभग आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी जो है अंग्रेज ले लिए थे और टीपू सुल्तान कुछ पैसा देने में असमर्थ थे। उसके बदले में टीपू सुल्तान के कई बेटों को ही एज ए गुलाम बना करके अंग्रेज लेके गए थे कि कहा गया था कि टीपू पैसे दो, उसके बदले में अपने बेटे को लेकर के जाना। खैर बात अलग है यहाँ पर कि श्रीरंगपट्टनम की संधि इन्हीं के समय हुआ था। अब समझते हैं अगला वो चौथा नंबर के सर जॉन शोर 5 साल के लिए वो बंगाल के गवर्नर जनरल बनते हैं। इससे ज्यादा कोई प्रश्न बिल्कुल भी नहीं बनता है, उसका सिर्फ एक ही प्रश्न बनता है। और कई बार पूछा गया था कि सर जॉन शोर जो है वो अपनी अहस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी किसके तरफ? मैसूर के तरफ। नीति जो पॉलिसी अपनाई गई थी वो थी अहस्तक्षेप की नीति का पालन किया गया था, नॉन इंटरफेरेंस किया गया था। किसके? टीपू सुल्तान थे मैसूर के शासक, उनके प्रति बहुत इसने अपना सॉफ्ट हार्ट कॉर्नर दिखाया था। इसी वजह से कोई बीच में लड़ाई नहीं हुई थी। जैसे ही यह इसका पोस्ट खत्म होता है, अगला जो भी गवर्नर जनरल बनेगा 1799 में ही चौथा और आखिरी जो आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हो जाता है। अब समझते हैं इसमें वो है लॉर्ड वेलेस्ली, जो कि इससे बहुत सारे सवाल बनते हैं, जो 1798 से 1805 के बीच में ये बंगाल का जो गवर्नर जनरल के रूप में काम करते हैं। चेक करना पड़ता कभी कभी जो है मोबाइल ही ऑफ हो जाता है या फिर किसी वजह से डिस्कनेक्ट हो जाता है, कभी माइक की बैटरी खत्म हो जाती है, तो बहुत परेशानी होती है। इस समय लगभग रात के मेरे ख्याल से
3:30 या 4 बज रहा होगा। बहुत परेशानी होती है, इसलिए बीच बीच में मुझे जाकर चेक करना पड़ता है। इसी के क्रम में बनाने के समय ही जो वीडियो रुक गई थी, मैं 15 से 20 मिनट में बोलता रहा। जब मैं चेक किया गया तो फिर दोबारा शूटिंग कर रहा हूँ ये मैं, इसलिए अभी मैं चेक करने के लिए गया। चले, बहरहाल ये बनते हैं बंगाल का अगला गवर्नर जनरल। तो लॉर्ड वेलेस्ली जो है वो इन्हीं को ही बंगाल का शेर कहा जाता था, निक नेम के तौर पर। बंगाल का जो लायन ऑफ बंगाल इन्हीं को ही कहा जाता था, उसके सरनेम था, निकनेम। 1798 में ही सहायक संधि के तहत ही भारत में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू किया गया था कि ये जो सहायक संधि था, जिसे कहा जाता है सब्सिडियरी ट्रीटी नहीं अलायंस होगा, ये सब्सिडियरी अलायंस इन्हीं के द्वारा ही लागू किया गया था 1798 में, जब वो बंगाल का गवर्नर जनरल बनते हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे भारत में इनडायरेक्टली रूप से जो भारत की जो रियासत के जो शासक थे उनको इनडायरेक्टली कंट्रोल करना, उस पर कंट्रोल पाने के लिए ही यह जो है सहायक संधि लागू किया गया था। इसके बारे में आगे बताऊंगा। वो अपनी सहायक संधि के प्रणाली के लिए बहुत प्रसिद्ध था, वाकई ये बहुत फेमस भी हुआ था और इसके चक्कर में कई सारे देसी रियासत आ गए थे। सहायक संधि का प्रयोग वेलेस्ली से पहले भारत में डुप्ले ने किया था, जो कि इसने जो है पुर्तगाली एक गवर्नर हुआ करते थे डुप्ले, उसने ही पहले ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से भारत में लागू किया गया था। लेकिन बहरहाल जो ये था सहायक संधि जो है इसने 1798 में किया, इसी की वजह से ये लॉर्ड वेलेस्ली सबसे ज्यादा फेमस थे। सहायक संधि क्या था थोड़ा मैं समझा देता हूं। सहायक संधि का अर्थ है कि एक ऐसी संधि जिसके तहत एक राज्य, मतलब कौन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरा राज्य कौन, जैसे कि भारतीय रियासत को सुरक्षा प्रदान देने की बात कही गई थी। कुल मिला के था कि अंग्रेजों ने कहा कि भारतीय रियासतों को कि भाई हम तुम्हें जो प्रोटेक्शन करेंगे, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे, तुम में कोई भी विदेशी हमला नहीं करेगा, ना ही तुमसे कोई भी आंतरिक रूप से कोई शासक तुम पर हमला करेगा। बेवकूफ बनाने वाली बात थी, क्योंकि बाहर में कौन हमला करेगा, अंग्रेजों के अलावा कोई था ही नहीं। जो फ्रेंच जो भी था तो वो भारतीयों के दोस्त हुआ करता था। तो कुल मिलाकर के यह बात कही कि भाई हम तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे, उसके बदले में तुम जो है हमें कुछ अपना हिस्सा दो, हमें हमारी जो आर्मी आपके यहाँ रहेगी, आपकी हिफाजत करेगी, उसके बदले में तुम आर्मी के सैलरी उठाओ, अपने यहाँ एक जो आर्मी का हेडक्वार्टर बनाया करो, ताकि कि इनडायरेक्टली एक तो अंग्रेजों का सेना भी पल जा रहा था, अंग्रेजी सेना को सैलरी भी देसी रियासतों के द्वारा दिया जा रहा था, और ये सेना इनडायरेक्टली किसके लिए, अंग्रेजों के लिए काम करते थे। खैर उसके बारे में अलग से मैं बताऊंगा, ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। यह संधि ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा भारत में अपने प्रभाव और नियंत्रण को बढ़ाने के लिए किया गया था। अब समझते हैं इसमें। अच्छा चलिए, ये तो मुख्य बातें हैं किसकी, सहायक संधि की। आप जरा देख लीजिए वरना वीडियो बहुत हो जाएगी, इसका जो अलग से टॉपिक इसको बनाना पड़ेगा। थोड़ा देखिए इसके बारे में। ये था कि सहायक संधि का उद्देश्य क्या था, सहायक संधि का प्रभाव क्या था, सहायक संधि स्वीकार करने वाले। चलिए ये थोड़ा मैं बता देता हूं कि सहायक संधि सबसे पहले जो इसे स्वीकार किया गया था वो हैदराबाद का निजाम था 1798, मैसूर 1799 में जब कौन मर गए, टीपू सुल्तान की शहादत हो गई, तंजौर 1799 में, अवध 1801 में, पेशवा 1802 में, भोसले 1803, सिंधिया 1804। ये जो अलग से टॉपिक बनता है, लेकिन सब्सिडियरी अलायंस जो है इन्हीं के ही समय में लागू हुआ था। इसके समय अगर युद्ध देखा जाए तो 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जैसे मैंने बोला। श्रीरंगपट्टनम की जो इसमें क्या हुआ था, संधि हुआ था। श्रीरंगपट्टनम की जो किला था यह अंग्रेजों ने जीत लिया। 1802 से 1803 में द्वैत आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हो गया था। नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षण के लिए, ट्रेनिंग के लिए जो उसने क्या कहता है, फोर्ट विलियम की कॉलेज की स्थापना की गई थी। जो भी आईसीएस का स्टूडेंट्स जाएंगे इसी कॉलेज में जाके वो क्या करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे। 1799 वेलेस्ली ने प्रेस पर क्या लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था। एक सेंसरशिप अधिनियम 1799 ये पारित किया गया था इन्हीं के समय में ही। 1803 में इसने बाल हत्या पर, जो चाइल्ड मर्डर पर क्या किया था, इसने बैन लगा दिया गया था। अब देख लें इसी के समय का थोड़ा सा क्या एक मैप है जो इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस हिसाब से जरा आप देख लें, आराम से कर सकते हैं।
ताकि मैप को मैं बता देता हूं ताकि समझ में आएगा कि कैसे कैसे ये आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि यह जिस समय जो है इसी के समय तो बहुत बड़ा जो है भारत में क्या हो गया था कि इसकी अंपायर फैल गया था। जैसे मैंने बताया था कि जो भी सब्सिडरी अलायंस को, सहायक संधि को जिसने भी स्वीकार किया वो इनडायरेक्टली अंग्रेजों के अधीन हो गए थे। उसी के क्रम में अगर देखें तो अगला बंगाल का गवर्नर जनरल वो है सर जॉर्ज बार्लो। इससे भी ज्यादा कोई प्रश्न पूछा नहीं जाता, फिर बता देता हूं। इसने भी हस्तक्षेप की नीति पालन किया था। ये किसके द्वारा किया गया था? मराठों के प्रति। उसने सिंधिया को ग्वालियर तथा गोहूत के प्रदेश वापिस कर दिए गए थे। अगर आप ग्वालियर में जाएंगे तो सिंधिया पैलेस है, ग्वालियर किला है। सिंधिया पैलेस जो है ना आज भी जीता जागता एग्जाम्पल है उस जमाने का, क्योंकि ग्वालियर मेरा एक फेवरेट जगह है। मैं कम से कम 5 से 6 बार में जा चुका हूं, तो सिंधिया का पैलेस तो बड़ा अच्छा है। खैर बहरहाल इसने ही सिंधिया को क्या किया? ग्वालियर का किला और ग्वालियर में जो सिंधिया पैलेस वगैरह है वो किसको दे दिए गए थे? सिंधिया को दे दिया गया था इन्हीं के ही समय में। राजपूतों से ब्रिटिश सुरक्षा को वापस ले लिया गया, किंतु उसने डायरेक्टरों की आज्ञा का विरुद्ध के बेसिन के जो संधि किया गया था उसके खिलाफ इसने क्या किया कि इसने भाई ब्रिटिश सुरक्षा क्या किया? वापस ले लिया गया। हालांकि ये मराठों के प्रति मतलब मराठों से ही संबंधित यह था। अगला समझते हैं इसमें कि इसी के काल में ही वेल्लोर में सिपाहियों का विद्रोह हुआ था, जिसका कारण फौजी वर्दियों को पहनना, बालों को काटना आदि से संबंधित था, जिसे मद्रास के